नमस्कार। मैं कंचन शर्मा, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग। इकोसिस्टम की फंक्शनिंग से पहले हमने पढ़ा था इकोसिस्टम की संरचना के बारे में, जिसमें हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली क्या होती है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति में प्लांट्स और एनिमल समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध होता है तथा ये मिलकर जैव समुदाय का निर्माण करते हैं, जिसके सभी सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करते हुए चारों ओर के वातावरण के साथ भी अन्योन्य क्रियाएं करते रहते हैं। इस प्रकार के किसी भी क्षेत्र विशेष के जीव एवं पर्यावरणीय कारक से सम्मिलित रूप से बनने वाले तंत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं। सरलतम रूप में इकोसिस्टम प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑडम के अनुसार इकोसिस्टम कोई इकाई जिसमें क्षेत्र विशेष के जीव उपस्थित हों जो अपने भौगोलिक वातावरण से अन्योन्य क्रियाएं कर रहे हों, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह हो, संरचना, जीव विविधता एवं पदार्थों का चक्रण हो, उसे हम इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। मिकेल के द्वारा रचित पर्यावरण शब्दकोश के अनुसार अन्योन्य आश्रित या इंटरडिपेंडेंस जीवों का समुदाय अपने वातावरण के साथ पारितंत्र कहलाता है। इकोसिस्टम की फंक्शनिंग। किसी भी इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली के दो प्रमुख आधार होते हैं। फर्स्ट, ऊर्जा का प्रवाह है। सेकंड, खनिजों का चक्रीकरण। इन सभी प्रक्रमों को सामूहिक रूप से इकोसिस्टम की गतिकी कहते हैं। इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली को निम्न बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, फूड चेन एवं फूड वेब। नंबर 2, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नंबर 3, एनर्जी फ्लो। नंबर 4, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स या खनिजों का चक्रीकरण। फूड चेन क्या होती है? इकोसिस्टम में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा के उपयोग द्वारा हरे पादप कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता क्रमिक रूप से करते हैं तथा उत्पादक एवं उपभोक्ता एक क्रम या श्रृंखला में उपस्थित रहते हैं, अर्थात इकोसिस्टम में खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति होती रहती है। जीवों की इसी श्रृंखला को, जिसके द्वारा विभिन्न जैविक घटकों में खाद्य ऊर्जा या फूड एनर्जी का फ्लो होता है, उसे हम खाद्य श्रृंखलाएं कहते हैं। इस श्रृंखला के सभी स्तर मिलकर पोषक संरचना या ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, जिसकी प्रत्येक कड़ी पोषक स्तर कहलाती है। इस पोषक संरचना एवं इसके सिरे पर उत्पादक होते हैं और दूसरे सिरे पर अपघटक होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं घास स्थल या ग्रासलैंड का, तो यहाँ पे जो उत्पादक होता है वो ग्रास या घास होती है। फिर इसे खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता ग्रास होपर होता है। इस ग्रास होपर को खाने वाली द्वितीयक उपभोक्ता छिपकली होती है और इस छिपकली को खाने वाला तृतीयक उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर बाज होता है। जलीय इकोसिस्टम का हम उदाहरण लें तो हम उसमें देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन या पादप पल्लवक जो होते हैं वो उत्पादक का काम करते हैं। इनको खाने वाले एनिमल प्लैंक्टन और शाकाहारी मछलियाँ यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता का काम करती हैं। इनको खाने वाले मांसाहारी मछलियाँ तृतीयक उपभोक्ता का काम करती हैं और इन मछलियों को खाने वाले घड़ियाल, क्रोकोडाइल ये टॉप कंज्यूमर का काम करते हैं। अधिकतर खाद्य श्रृंखलाएं लंबी न होकर 4-5 स्तरों की होती है, क्योंकि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर लगभग 90% एनर्जी
हीट के रूप में रूपांतरित होकर लॉस्ट हो जाती है। प्रकृति में फूड चेन दो प्रकार की होती है, एक तो ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकंड डेट्रिटस फूड चेन। जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो फिर से दो प्रकार की होती है, प्रेडिटर या परभक्षी श्रृंखला, पैरासाइटिक या परजीवी श्रृंखला। फर्स्ट हम देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है। ये फूड चेन हरे पादपों से प्रारंभ होकर शाकाहारी से होते हुए उच्च मांसाहारी तक जाती है। इनमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य की ऊर्जा होती है, जिससे ये चेन पूर्ण रूप से उत्पादकों द्वारा संग्रहित रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर रहती है। प्रकृति में अधिकतर फूड चेन इसी प्रकार की होती है। इस ग्रेजिंग फूड चेन को जीवों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, प्रेडिटर फूड चेन। ये फूड चेन हरे पादपों से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं से होते हुए बड़े जंतुओं की ओर अग्रसर होती है। ये जलीय एवं स्थलीय पारितंत्र में पाई जाती है। सेकंड, परजीवी खाद्य श्रृंखला या पैरासाइटिक फूड चेन हरे पादपों से प्रारंभ होकर बड़े जंतुओं से छोटे जंतुओं की ओर अग्रसर होती है, जैसे कि प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोरस होस्ट और इनको खाने वाले होते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। दूसरा हम लेते हैं डेट्रिटस या अपरदी खाद्य श्रृंखला। ये फूड चेन मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों की ओर अग्रसर होती है। ये फूड चेन सूर्य की प्रकाश ऊर्जा पर बहुत कम निर्भर रहती है। इन्हें मृतोपजीवी फूड चेन भी कहते हैं। यह श्रृंखला मैंग्रोव पादपत्तियों पर आधारित होती है। प्रकृति में दोनों प्रकार की फूड चेन निरंतर चलती रहती है। परजीवी खाद्य श्रृंखलाएं वन व घास स्थल की पारितंत्र में अधिक प्रभावी होती हैं तथा शाकवर्ती या ग्रेजिंग फूड चेन जलीय या समुद्री तंत्रों में अधिक प्रभावी होती हैं। एक खाद्य श्रृंखला आइसोलेटेड अवस्था में कभी भी क्रियाशील नहीं होती है, बल्कि अनेक फूड चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जो मिल करके एक फूड वेब बनाती हैं। इसीलिए अब हम पढ़ते हैं खाद्य जाल या फूड वेब क्या होता है। किसी भी इकोसिस्टम में सीधी व सरल खाद्य श्रृंखलाएं नहीं पाई जाती हैं। इकोसिस्टम में पाई जाने वाली विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी ट्रॉपिक लेवल पर जुड़ी रहकर एक जटिल अंतर्ग्रथित ऊर्जा पथ बनाती है, जिसके फलस्वरूप इन खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है, जिसे फूड वेब कहते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले इस खाद्य जाल को ही हम फूड वेब कहते हैं। ये खाद्य जाल जितना अधिक जटिल एवं विस्तृत होगा, उतना ही वह इकोसिस्टम अधिक स्थायी होगा। साथ ही जिस इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के वैकल्पिक ऊर्जा पथ अधिक होंगे, वह अधिक स्थायी होगा। खाद्य जाल को निम्न तीन कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, फूड चेन की लंबाई। सेकंड, भोजन प्रवृत्तियों के कारण जीवों में मिलने वाली विविधताएं। थर्ड, फूड चेन में विभिन्न उपभोक्ता स्तर पर उपलब्ध विकल्प। अब हम देखते हैं पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादकों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक पदार्थों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व उच्च उपभोक्ताओं द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इकोसिस्टम की इस उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था को पोषक संरचना कहते हैं तथा इस व्यवस्था की प्रत्येक कड़ी अथवा जीव को पोषक स्तर या ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे कि किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम में शैवाल व डायटम्स उत्पादक होते हैं और प्रथम ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं,
जू प्लैंकटन व छोटी मछलियाँ द्वितीयक पोषक स्तर, बड़ी मछलियाँ तृतीयक पोषक स्तर बनाती हैं। विभिन्न पोषक स्तर में जीवित पदार्थों की जो मात्रा होती है वो स्टैंडिंग क्रॉप या अप्रवाही शस्य कहलाती है। इसे इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों की कुल संख्या या शुष्क व ताज़ा भार के रूप में व्यक्त करते हैं। जब इसे भार के रूप में व्यक्त करते हैं तब इसे जैव भार कहते हैं।